नमस्कार। उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है और आप लगातार देख रहे हैं हमारा सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम तू तू मैं। आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव किए जा रहे हैं और मतदान की तारीख मुकर्रर हो गई और काफी कम समय बचा है। इस बीच जितने भी जनप्रतिनिधि ये फुल प्रचार प्रसार में लग रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाने की कोशिश करें और उनसे आपकी बात पहुंचाएं या आप द्वारा पूछे गए सवाल उन तक पहुंचाएं। दोस्तों, आज हमारे सामने जो दो शख्सियत हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पहले का परिचय आपको इस प्रकार से कराना चाहता हूं कि कभी वो पत्रकार रहे, लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे और उसके बाद में पत्रकारिता के बाद राजनीति को इन्होंने अपना भविष्य माना और आज ये उप प्रधान है। इनका नाम प्रताप सिंह राठौड़ है। साथ में उदयपुर शहर से सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले हिदायतुल्लाह जी हैं। हम दोनों से सवाल जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सत्ता में रही पार्टी के प्रतिनिधि से बात करना जरूरी है। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज में। अगर बात करें उदयपुर शहर की, मावली की, उदयपुर ग्रामीण की, लगातार काबिज जो है आपकी पार्टी के लोग रहे हैं। उदयपुर शहर में लगातार 20 साल तक आपके विधायक रहे हैं। लगातार 6 बार से बोर्ड आपका रहा है। विकास की दृष्टि से अगर देखें तो क्या विकास हुआ है? सबसे पहले तो मनु जी, पूरी उदयपुर न्यूज़ की टीम का आभार, अभिनंदन, जो लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जनप्रतिनिधियों की राय और जनता के जो सुझाव हैं आपके चैनल के माध्यम से आप इस विधानसभा चुनाव के दौरान बताने की कोशिश जो है, प्रयास जो है वो आपकी ओर से किया जा रहा है। रही बात विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी विकास की पर्याय है। लगातार 6ठी बार बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर नगर निगम में है और मेवाड़ एक ऐसा अभेद किला है भारतीय जनता पार्टी का जिससे अभी तक कांग्रेस जो है वो भेद नहीं पाई है। और इस बार भी मेवाड़ जो है वो प्रचंड बहुमत देकर राजस्थान की 16वीं विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है वो यहाँ से भेजे जाएंगे। जहां पर सत्ता आती है या जहां पर विधायक जीत कर आते हैं तो दायित्व भी जो है वो अधिक बढ़ता है। और जिस तरीके से मेवाड़ में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, तो यहाँ के एमएलए ने अच्छा कार्य किया और शायद यही वजह है कि आज जो मेवाड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो वेव है वो उन्हीं के कार्यों को देखकर वापस बन रही है। मेवाड़ की अगर बात करें तो मेवाड़ के कद्दावर नेता, जिन्हें क्षत्रप नेता भी कहा जाता है, गुलाब चंद जी कटारिया अब राज्यपाल हो गए और राजनीति की सक्रिय राजनीति में नहीं। उनके जाने का असर कहीं न कहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी पार्टी के इतने प्रत्याशी पहली बार देखे जिन्होंने आवेदन किए हैं, वरना सिर्फ एक ही नाम होता है। उसके बाद गुटबाजी होती है, उसके बाद सड़क पर सीधा आलोचना होती है और खड़ी सड़क पर कहा जाता है कि वो सनातनी नहीं है, जो भी प्रसादी। क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र जो है वो काफ़ी मजबूत है और शायद यही वजह है कि टिकट वितरण के पहले इसकी बानगी जो है वो देखी गई है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। हर व्यक्ति जो है वो उम्मीदवार या कैंडिडेट के लिए आवेदन कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बन सकता है। उसके लिए वो करता है कि भाई मेरे को भी टिकट मिलता है, मिलना चाहिए। लेकिन जब टिकट मिल जाता है त्वरित आक्रोश हो सकता है, जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद सारी व्यवस्था यहाँ बिल्कुल सेटल है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी अब असंतुष्टता जो थी सबके अंदर, वो सब यहाँ पर खत्म हो चुकी है और सभी मिलकर उदयपुर में पुनः कमल खिलाने की कवायद जो है उसमें वो सभी लोग जुटे हुए हैं। तो इसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि पार्टी फोरम पर सभी ने इस तरह का निर्णय लिया और ऐसा निर्णय हर जगह होना भी चाहिए। जहां पर हम 5 साल जो है वो लगातार संगठन सर्वोपरि की बात करते हैं और लेकिन जब टिकट वितरण होता है उसके बाद हम पार्टी को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा यह मानना है। और उसमें सभी लोगों ने यहाँ पर हमने देखा है कि सभी ने इसमें मिलकर कार्य किया और जो भी असंतुष्ट थे वो भी अब संतुष्ट हुए और पार्टी को जिताने के लिए तन मन धन से लगातार लगे हुए हैं। जी हिदायत जी, आप बताइए, लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी है, 6 बार से भाजपा का बोर्ड है, क्या कहते हैं विकास की दृष्टि से उदयपुर को क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जनता के मुद्दों को बखूबी, निडर और निष्पक्ष होकर उठा रहे हैं। तो आपका और आपके व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आपके चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद मनु भैया। पिछली 6 बार से ये बात सच्चाई है कि निगम में बोर्ड उदयपुर बीजेपी का है और इसमें जनता बखूबी जानती है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है। ये आम जनता नहीं, बीजेपी के जो पार्षद है वह भी ये खुद कह रहे हैं।
चाहे कितने पार्षद है, आप बखूबी आप उदयपुर को मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं आप यहाँ पर, कि यहाँ कितने पार्षद हैं, उन्होंने मुखर होकर आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ को दबाया गया, और हम कितना मुखर होकर हम भी आवाज़ उठाते हैं, और हमारी आवाज़ को भी यहाँ निगम में दबाया जाता है। आप अभी देख सकते हैं जिस तरीके से चुनाव का ये लाभ लेते हैं। अशोकनगर में सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई थी, उसके ऊपर दोबारा डामरीकरण किया जा रहा है, पैच वर्क नहीं, पूरे सड़क बनाई जा रही है। और आप मेरे मल्लातली क्षेत्र में आकर देखिए, जहाँ गरीब तबका निवास करता है, गमेती समाज है, और समाज है, मुस्लिम समाज है, वाल्मीकि समाज है, शायद इनकी पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है वहाँ पर। वो इतने खड्डे हो रहे हैं कि आपके स्लिप डिस्क हो जाए अगर आप वहाँ 1 महीना उस रोड से निकल जाए। ये हम गरीबों की, ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है कि हम उस रोड से बिना स्लिप डिस्क के हम निकल सकते हैं वहाँ पर। पक्षपात होता है। मुझे लगता है कि आप कांग्रेस की विचारधारा से हैं, तो आरोप तो लगा सकते हैं। दूसरी बार आपने बोला भ्रष्टाचार हुआ है, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आप ही की है, एजेंसियां सभी आप ही की है। आपने जाके कोई शिकायत दी है क्या कि ये भ्रष्टाचार हुआ है? किसी एजेंसी में जाके एसीबी में शिकायत की है क्या? किसी में कोई कंप्लेंट की है क्या आपने? अगर भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जांच होगी, सरकार आपकी है, आप बात करें आपके उनसे। ऊपर आपके मुखिया बैठे हुए हैं अशोक गहलोत जी, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पूरी सरकार, तो वो आपके भ्रष्टाचार की बात क्या करेगी? एक बात प्रताप जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि क्षणिक गुस्सा होता जो निकल जाता और पार्टी की मुख्य धारा में आ गए हैं, तो मावली में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? मावली में भी उन्होंने आरएलपी का थामन थमा है। नहीं, क्यों नहीं हो पाया? विचारधारा के साथ जुड़ चुके हैं अब जी। मावली में उनको मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने आरएलपी का दामन था। अगर वो निर्दलीय होते हैं तो फिर भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बागी हैं, लेकिन एक विचारधारा के साथ वो जुड़ चुके हैं, तो वहां पर विचारधारा के आपस की विचारधारा की लड़ाई है वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आरएलपी तीनों में त्रिकोणीय संघर्ष है। आपके मावली में जो प्रत्याशी हैं वो मीडिया के सामने आना नहीं चाह रहे, अब क्या पता क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, तो एक बार उनका परिचय तो आप दे दीजिए दर्शकों को, ताकि लगे कि वो कौन है, क्या है वो। मेरा ये मानना मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे, मैं लगातार उनके इंटरव्यू भी कई मीडिया के उस पर देख रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि उनको समय काफी कम मिला। 6 तारीख के दिन जो है उनका टिकट जो है वो डिक्लेयर हुआ, 5 तारीख के दिन 6 को उन्होंने नॉमिनेशन किया, ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। करीब 65 पंचायतें हो, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मावली बिल्कुल हमारा बेदला बिल्कुल टच है, यहाँ से लेकर बहुत लंबा उसका एरिया है फतेहनगर तक, तो समय जो है वो काफी कम है उनके पास। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मीडिया हो या चाहे सोशल मीडिया पे लगातार वो उनकी तरफ से उनके भाषण भी आ रहे हैं, रैलियां भी वो कर रहे हैं, जनसंपर्क भी उनकी तरफ से हो रहा है, तो ऐसी कोई बात मुझे तो नहीं लगी है। नहीं, उनका परिचय आप बता दीजिए ताकि क्या हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि साकरोदा एक तो वल्लभ नगर में भी आ रहा है, मावली के साकरोदा के, मावली के पास साकरोदा के वो सरपंच है वर्तमान में, पहले मावली पंचायत समिति के उपप्रधान रहे हैं, और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष भी वो रह चुके हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता है। एक मैसेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मावली के अंदर दिया है, और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, संगठन की रीति नीति की। एक सामान्य कार्यकर्ता भी टिकट की आस विधायक की रख सकता है। एक सरपंच को टिकट मिला है, कल हो सकता है एक वार्ड पंच को भी टिकट मिला है, तो इसलिए पार्टी के प्रति सभी लोगों को अपनी अपनी निष्ठा जो है वो रखनी चाहिए, ताकि ऐसा मौका उन्हें भी पार्टी जो है वो दे सके। तो संगठन की 1000 आंख होती है, 100 आंख होती है, उससे वो देखते हैं। तो उन्होंने कृष्ण गोपाल जी को देखा है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मावली के अंदर लगातार तीसरी बार जीतकर जीत की हैट्रिक जो है वो लगाएगी। जी हिदायत जी, आप बताइए, 35-36 लोग दावेदारी में थे, फिर गौरव वल्लभ जी भी थे, उनको टिकट मिल जाता क्योंकि टिकट एक को मिलेगा। इसके बाद अंदर खाने में गुटबाजी चल रही है, तो क्या मानते हैं आप, गुटबाजी खत्म हो पाई है या फिर वो बनी हुई है? घर परिवार में अगर शादी होती है, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, घर परिवार में अगर शादी होती है, हमारे हिंदुस्तानी परिवार की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई थोड़ा खुश होता है, कोई थोड़ा नाराज होता है, उसमें बनाने की कवायद चलती है, वो सभी पार्टियों में होती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या हमारा परिवार हो, उसमें भी होती है। सब थोड़ा बहुत सभी में रहता है। बाकी हमारे कांग्रेस परिवार में जितने कैंडिडेट थे, प्रत्याशी बनना चाह रहे थे, वो सभी इसमें मिलकर और साथ चुनाव लड़ रहे। हाँ, हर एक का कार्य अलग अलग होता है, किसी का निमंत्रण देने का हो रहा है, किसी का शायद भोजन प्रसादी का है, किसी का जगह अरेंजमेंट का है, मेहमान नवाजी का है, सबका अपना अपना दायित्व और निभा रहे खुल के वो। प्रताप जी, आपकी पार्टी में देखा जाए तो जैसे युवा मोर्चा है आपका, युवा मोर्चा का सभी को पता, कुछ दिनों पहले एक झगड़ा हुआ था, उसके बाद में प्रॉपर युवा मोर्चा वापस से काम नहीं कर पाया, अभी भी धड़ों में बटा हुआ है, और इस वजह से, क्योंकि युवा मोर्चा, एनएसयू, यूथ कांग्रेस जो है, इनके संगठन इनसे काफी मजबूत उदयपुर में रहा है और राजस्थान में मिसाल बना है,
अब बिल्कुल बिखराव लग रहा है। तो क्या मानते हैं आप, ये गुटबाजी कैसे दूर हो पाएगी, या गुटबाजी दूर हुई है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से जब इस तरह का मामला सबके सामने आया था, उसके बाद हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस मामले में जैसी भी समझाइश करनी थी जैसा किया है। और अब युवा मोर्चा जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को उदयपुर में मजबूत करने में लगा हुआ है। लगातार टीम जो है वो काम कर रही है अलग अलग इलाकों में। और मुझे लगता है कि युवा जो है वो किसी भी तरह क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा युवाओं ने सपोर्ट किया है, तो युवा मोर्चा किस तरह काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है और क्या होगा, ये 3 तारीख के दिन बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरीके से युवाओं में खासतौर से इस कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आक्रोश है, वो फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और 3 तारीख के दिन रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा, युवा किसके साथ है। जी, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय तक रहे हैं, फिर राजनीति में उतरे हैं। पत्रकारों में एक चीज हमेशा होती है कि वो कुछ गलत चीज नहीं देख सकता है, उसे काम करवाना। या आपके विजन से उदयपुर में क्या क्या कमियां हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आयड जो है उसका विकास बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वेनिस का सपना हर उदयपुर का बाशिंदा जो है वो देखता है। और ये सिर्फ भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, हर जो शहरवासी है उसको भी इसमें कहीं ना कहीं अपना एक इन्वॉल्वमेंट जो है वो रखना चाहिए, इसके विकास में योगदान जो है वो देना चाहिए। और किस तरीके से साफ रह सके, ये सिर्फ नगर निगम, यूआईटी या फिर कांग्रेस भाजपा नेता, ये नहीं, हम सबको एक जो कह सकते हैं कि कलेक्टिव सभी लोगों को मिलकर इसके लिए काम जो है वो करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो एक वेनिस बनाने का सपना जो हम लोग देख रहे हैं उसको, वो तभी संभव हो पाएगा। जी, मतलब कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि 10 साल बाद का विजन देखना पड़ेगा, भले किसी की भी रहे, लेकिन उसके बाद वो उसी काम में लग जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता का बहुत बड़ा योगदान जो है वो, कोई सा भी मिशन अगर आपको सक्सेस करना है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, मोदी जी जब इससे जब लोगों को जोड़ते हैं, आपने देखा होगा कनेक्टिविटी कितनी फास्ट होती है, हर व्यक्ति सफाई के प्रति जो है वो जागरूक हुआ। तो इस तरह की जागरूकता हमको हमारी इस आयड रिवर के प्रति भी अगर लाएंगे तो 100% वो सपना जो पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है, सभी लोगों ने देखा है, एक वेनिस के रूप में उदयपुर को देखा जाए, वो जल्द पूरा होगा। ट्रैफिक की काफी समस्या है उदयपुर शहर में, क्योंकि जब हम तीज त्योहार जब होते हैं तब बूम आता है, तब शहर जाम हो जाता है। और इससे निजात इतने साल हो गए किसी को नहीं मिला, तो क्या हो सकता है? देखिए, जो फ्लाईओवर है उसको अभी 2-3 जगह निकाला है, कोई बॉटल नेक जो थे वो भी लगातार कम किए हैं। तो ट्रैफिक से रिलीफ किस तरीके से मिल सके, उसको लेकर भी लगातार काम जो है वो पिछले 10-12 साल में, मैं जर्नलिज्म था तब भी मैंने देखा है। खास तौर से जब यूआईटी के सेक्रेटरी थे आर.एन. मेहता साहब, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर किया है। तो ट्रैफिक से आपकी बात बिल्कुल सही है कि उदयपुर एक टूरिस्ट सिटी है, लेकिन उदयपुर की जो बसावट है, जो टूरिस्ट है वो उसके आसपास अंदरूनी शहर में बहुत ज़्यादा आता है। शहर कोर्ट के अंदर वो लेक्स को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो निजात मिलनी चाहिए, और उसके लिए कोई प्लान अगर है तो, और उसके लिए ऊपर भी और कार्य जो है, जिस तरीके से चाहे सेवाश्रम वाला हो, दुर्गा नर्सरी वाला हो, जहाँ पर भी कार्य है वो हुए हैं। जहाँ पर रोड निकलनी चाहिए उस रोड को भी चौड़ा किया गया। साथ ही शहरवासी भी इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, ट्रैफिक को लेकर अपनी दुकानों के बाहर बेतरतीबी तरीके से लोग ट्रैफिक जो है पार कर लेते हैं, उनके यहाँ पे जो ग्राहक आता है वो भी कर लेते हैं। तो इसमें मैं कह रहा हूँ, जब तक हर जगह हर क्षेत्र में जब तक शहरवासी का जागरूकता का भाव उसके अंदर नहीं हो पाएगा, तब तक इस तरह की समस्याओं से निजात नहीं मिल सकती। हिदायत जी, निगम में 6 बार बोर्ड नहीं बन पाया, 4 बार से आपका पार्टी का विधायक नहीं बन पाया, क्या कहेंगे, कमी कहाँ है? शायद हम लुभा नहीं पाते जी, हम सच बोलते, सपने वेनिस के सपने नहीं दिखा पाए जी, हम झूठ नहीं बोल पाए जी, ये हमारे में कमी रही है। और ये एक हिंदुस्तानी नागरिक में ये कमी होनी चाहिए, ये गर्व से कहता हूँ। ये हिंदुस्तानी नागरिक में कमी होनी चाहिए कि वो झूठ नहीं बोल पाता, मुंह पे पीठ पीछे झूठ नहीं बोल पाता, किसी को गलत सपना नहीं दिखा पाता वो। ये कमी हमारे हिंदुस्तान नागरिक में होनी चाहिए, और खासकर हमारे मेवाड़वासी में ये कमी होनी चाहिए। बाकी ये इनमें कोट कोट कर ये कमी ऊपर तक भरी हुई है। इन्होंने काफ़ी अच्छे से सपना दिखाया वेनिस का। इनको मैं बताता हूँ कि आप ही के केंद्र में सरकारी पासपोर्ट कार्यालय हमारा नाक के नीचे से ले गए। और आपके यहाँ के जो हमारे पूर्व महामहिम में, उनके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, आदरणीय हमारे महामहिम में पासपोर्ट कार्यालय ले गए, उनके लिए कुछ बोला नहीं उन्होंने। उल्टा उन्होंने शब्द ऐसे रहते हैं, माराना पड़ता आपके, एक नहीं दो नहीं 3-3 बार अपमान करते हो। और इनकी पार्टी उनके पक्ष में कुछ भी नहीं बोलती है, उनके लिए कुछ भी नहीं बोलती है। एक स्टेटमेंट ऐसा भी नहीं देती कि नहीं उनके शब्द गलत थे। इनकी पार्टी का कोई भी नेता ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता है। बाबा भीमराव जी अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता है, उनके लिए आप शब्द बोलते ही है। बाकी इनकी पार्टी में किसी ने विरोध नहीं करा। वेनिस का सपना दिखाया हमें, ये खुद कबूल कर रहे हैं कि वेनिस
ये वेनिस का सपना गुलाब जी ने ही दिखाया हमें, और वहाँ पर आज एक नाली बन गई है। कौन उसमें पक्की टाइल्स लगाता है अंदर वेनिस में? बीच में टाइल्स लगाई, बारिश में पूरी चली गई वो। ये जनता का पैसा है, ये हमारा पैसा है, ये आपका पैसा है, और ये व्यर्थ जवाहर है। आपको मैंने जब महामहिम नहीं बने थे गुलाब चंद जी कटारिया साहब, उससे 3-4 दिन पहले बोर्ड में एक मीटिंग चल रही थी हमारे, उस समय मैंने बड़ी मीटिंग में ये निवेदन किया था कि सर आप कम से कम, आपके पास एक कमिश्नर साहब बैठे हैं जो कोटा से आए हैं, मालावत जी, इनका तजुर्बा काम में लीजिए और एक चौराया बिना सिग्नल का बना दीजिए। उन्होंने कोशिश करी एक चौराया बिना सिग्नल का बनाने की, तो उसमें 10 मिनट लगते हैं हमें दिल्ली गेट चौराया क्रॉस करने में, और एक चप्पल चौराया बनाया जरूर है जिसके ऊपर वो पार्किंग एक अच्छी सी इमारत खड़ी कर दी। घर के आगे जैसे मुख्य द्वार के आगे किसी ने खंबा लगा दिया हो, हमने उससे राइट और लेफ्ट होकर गुजरते, बीच में से नहीं गुजर सकते, इस तरीके की इमारत खड़ी कर दी है। कोट चौराहे आप देखेंगे, नीम का और इमली का जो पेड़ है वहाँ पर एक पार्क हुआ करता था, अतिक्रमण का काम करा है। ये आम जनता से निवेदन कर रहे हैं, पहला आप अपनी एजेंसियों से निवेदन करिए आप कि इस तरीके का दुरुपयोग नहीं करें। वहाँ पार्क हुआ करता था, ये बखूबी, मैं तो छोटा हूँ आपसे उम्र में, आपने उस पार्क को देखा होगा, कभी वहाँ रुके होगे आप, और शायद स्कूलिंग के समय आप कभी वहाँ पर बैठे भी होंगे। बंसली आज भी लग रही है उस पार्क की, उसको इन्होंने कुछ मित्रों वाली जो सरकार या नगर निगम भी मित्र पाल रखे, उन्होंने कुछ उनको फायदा पहुंचाने के लिए वहाँ सड़क निर्माण कर दिया। उसका मैंने मांग करी, महापौर जी से मांग करी, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब से मांग करी कि हम जांच करवाएंगे, वो जांच अभी तक हो रही है। झूठे जुमलों की पार्टी है आपकी और पैसों की बर्बादी काफी होती है। देखिए, झूठे अगर जुमले होते तो 6ठी बार बोर्ड नहीं बनता। आरोप लगाना इनका काम है, विपक्ष में बैठे हुए हैं, इनकी बात ये करेंगे। और रही बात, आप महामहिम जी की बात कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप वाला जो विषय था, उन्होंने उस समय अपनी बताया बात कि भाई मेरे शब्दों का चयन जो है वो गलत हुआ है, भावनाएं उसके बारे में गलत नहीं थी। 3-3 बार 4-4 बार उन्होंने माफी मांग ली है उस बात को लेके। तो एक इनके पास और कोई काम है नहीं, कांग्रेसी मेरे जो मित्र हैं उनके पास, तो इस तरह के आरोप लगाने का कार्य है। और मैं तो कह रहा हूं कि 7वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड उदयपुर नगर निगम में बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर विकास नहीं किया होता तो बोर्ड किस तरीके से बन पाते? रेगुलर कोई बोर्ड पता, आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में इतने समय से कार्य कर रहे हैं, आप ही सोचे ना। लगातार जनता का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। और अभी भी देख लेना आपकी कांग्रेस कितनी दम है, जो उदयपुर का जो चुनाव है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी 3 तारीख को हो जाएगा। बातें करने से, चिकनी चुपड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम तो करना पड़ेगा, और काम धरातल पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपकी सरकार है, आपने क्या फायदा उदयपुर में दिलाया बताएं आप। तो महावली का क्षेत्र आपका है, महावली क्षेत्र के जो विधायक धर्मनारायण जी रहे हैं उनका काफी विरोध हुआ। उन्होंने खुद ने एक बयान आया, हालांकि उन्होंने मुंह से तो कबूल नहीं किया, लेकिन बयान सामने आया कि उन्होंने खुद ने मावली से लड़ने के लिए मना कर दिया और नाथद्वारा या फिर उदयपुर अपनी पसंद बताई। तो ऐसा क्या विरोध था उनका? देखिए, मुझे जो लगता है, हालांकि ये उनका डिसीजन था, उन्होंने मना क्यों किया या पार्टी ने वहाँ पर टिकट क्यों नहीं दिया, लेकिन मुझे जो जहाँ तक मालूम है, धर्मनारायण जी जोशी जब पिछली बार चुनाव लड़े थे, फर्स्ट टाइम वो 4 या 5 हज़ार से हार गए थे चुनाव, और अगला जब चुनाव वो पिछली बार 29,000 मतों से जीते थे। तो जब वो चुनाव लड़े तो उसके पहले ही उन्होंने इस तरह की घोषणा की थी कि मैं जो है वो मावली में, ये मेरा लास्ट चुनाव है, इसके बाद मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब वो घोषणा उन्होंने 5 साल पहले ही कर दी है, तो फिर वो कैसे उस टिकट को मांगेंगे? तो मेरे हिसाब से 5 साल पहले उन आदमी ने कह दिया था। विरोध जैसी कोई बात जो है वो यहाँ पर मुझे तो नजर नहीं आई है, क्योंकि मैं भी उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। छोटी मोटी बात है तो लोग हर जगह करते हैं, चाहे आप उदयपुर नगर निगम ले लो, चाहे किसी से भी ले लो आप, विरोध तो हर जगह हो गई है। लेकिन जिस तरीके से धर्मनारायण जोशी जी लगातार वहां पर 5 सालों में उन्होंने काम किया है, बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन्होंने विधानसभा में उठाए हैं, काफी एक्टिव वो विधानसभा में रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि विरोध वाली कोई बात ही। हाँ, उन्होंने उस कमिटमेंट को निभाया। उन्होंने कहा था कि मैं अगली बार यहाँ पर वापिस टिकट जो है उसकी मांग नहीं करूंगा, तो उन्होंने उस कमिटमेंट को निभाते हुए अपनी बात जो है रखी और अपना टिकट का विड्रॉल किया। हिदायतुल्लाह जी, आज से करीब 4-5 महीने पहले एक मीटिंग आपके इलाके में होती है, गौरव वल्लभ जी दिखते हैं, तो उस समय पहले से पता चल गया था कि गौरव वल्लभ जी प्रत्याशी होंगे? हाँ, वो मीटिंग हुई थी, हमारे कुछ वरिष्ठ थे, उन्होंने बुलाई थी, तो मुझे भी उन्होंने, मैं कहता हूँ कि निवेदन तो नहीं, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि ये मीटिंग आपके वार्ड में हो रही है, आपको आना है जी। तो मैंने कहा बिल्कुल, मेरे वार्ड में है, कांग्रेसी परिवार से है, और मैंने यहाँ तक की कहा था कि अगर यहाँ कोई बीजेपी से भी आता है परिवार से अगर, तो मुझे मेरे वार्ड में आ रहे तो मुझे स्वागत करने में कोई आपत्ति नहीं है। वरिष्ठ है हमारे, सम्मानित नागरिक हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। मेरे वार्ड में आए हैं तो मैंने वहाँ पर उनकी मीटिंग में अटेंड करी और उनका स्वागत करा। जी, चलिए अगला सवाल आपसे है कि आप प्रचार करने जा रहे हैं, जनसंपर्क करने जाते हैं, तो मतदाता हर तरह के होते हैं,
तो क्या कमियां आपको फेस करनी पड़ रही है? सबसे ज़्यादा कमी मैं अधिकतर तो गरीब तबके में ज़्यादा जा रहा हूँ। मेरा उधर एरिया वही है, मलातलई है, रजा कॉलोनी है, कौमी एकता नगर है, सज्जन नगर कच्ची बस्ती है, और बस्ती है, बिलुराना कॉलोनी है। तो वहाँ सभी बेसिक जो सुविधा होती है एक इंसान की, पानी की, बिजली की, सड़क की, और कुछ ये जल भराव जो होता है, छोटे छोटे क्षेत्र है उनमें, उसकी समस्या ज़्यादा है। जी प्रताप जी, 29 पंचायतों का जिम्मा आपके साथ में है जी बेदला और बेदला खुर्द से आपने फाइट किया, वो भी बड़ा वो रहा है। जी। तो मतदाताओं को कैसे कन्विंस कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाता जो है वो पहले से ही एक मतलब कह सकते हैं मतदाताओं में काफी उत्साह पार्टी का नाम का वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक वेव जो है वो देखने को मिल रही है कि मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है उसको हर तबके ने एक्सेप्ट किया, और सिर्फ हिंदुस्तान की बात ही नहीं है, विदेश की बात भी है। भारत माता का जो गौरव है वो हर जगह बड़ा है। और वो दिन दूर नहीं जब माँ भारती को सिंहासन पे, विश्व के जो सिंहासन पे बैठने की बात है, जो सपना हमारे पुरोधाओं ने देखा, महापुरुषों ने देखा है, वो दिन अब दूर नहीं है। क्योंकि आज ऐसा कोई डिसीजन विश्व का नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के बगैर संभव नहीं हो। विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी तो हमारे लोकप्रिय नेतृत्व, जब विश्व ही उनका लीडरशिप को मान रही है तो हम क्यों नहीं मानेंगे? हमको तो बड़ा गर्व है कि हमको मोदी जी के साथ काम करने का, उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मतदाता क्या कह रहे हैं? मतदाताओं की अलग-अलग समस्या होगी ना। नहीं, समस्या सबकी अपनी अपनी जन समस्याएं होती है, और जब हम जाते हैं तो 5 साल का ये रीति रिवाज है, वो उनकी बात अपने हमको भी कहते हैं और बात करते हैं कि 5 साल के बाद विधानसभा चुनाव आते हैं तो उनकी जो मांगे होती है, जो सुझाव होते हैं, वो भी हम आगे तक पहुंचाते हैं, और हमारे स्तर पर जिस समस्या को खत्म करना होता है वो भी हम हमारे स्तर पर करते हैं। तो इसमें मतलब लोगों में एक क्रेज जो है वो देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मावली के अंदर तीसरी बार, मैंने पहले भी बोला है कि हैट्रिक लगाएगी बीजेपी। जी, आप दोनों अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधि करते हो, यहाँ आए हैं, कुछ सवाल हैं आपके इनसे? जिस तरीके से मेरे बड़े भाई प्रताप जी ने अभी बात कही कि विश्व पटल, मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं, और शायद वो भी फिलिस्तीन वाला हुआ उस पर भी कुछ इन्होंने हस्तक्षेप करा है, ऐसा न्यूज़ के माध्यम से मुझे मालूम चला है। अभी जो अपने यहाँ पर युद्ध हुआ अपने हिंदुस्तान में, एक राज्य है वहाँ पर शायद कुछ मोदी जी 70-71 दिन तक कुछ बोल नहीं पाए। अब मोदी जी कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वो तो मोदी जी बता पाएंगे। उनको मणिपुर का मसला बता रहा है। लेकिन लगातार इनको शायद मणिपुर शायद मोदी जी को ध्यान नहीं, इनको भी ध्यान नहीं होगा, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। राज्य का मामला, इंटरनल मामला, हमारे देश का मामला है। हमारा गौरव तो ये है, हमारा गौरव तो ये, हमारे परिवार में अगर मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे माता, मेरे पिता अगर खुश नहीं है तो मेरा वार्ड को मैं कैसे खुश कर पाऊंगा? वार्ड का मसला दूसरा है। पहले मेरे परिवार से अगर मैं खुश हूं या मेरा परिवार मेरे से खुश है तो मैं आवाम को खुश रख पाऊंगा। ये हिंदुस्तान हमारा परिवार है। अगर मणिपुर पे वो यूक्रेन बोल सकते हैं, फिलिस्तीन में जाकर बोल सकते हैं वहां पर, और हमारे जो न्यूज एंकर है, माफ करना, सभी ऐसे नहीं है भाई। कुछ को इन्होंने इस तरीके से दबा रखा है कि न्यूज एंकर को फिलिस्तीन भेज दिया। मनु जी, मेरा आपसे कहना है कि आप भी वो पत्रकारिता से, मैं भी भेज पाए। पत्रकारिता से, न्यूज एंकर कभी दब के काम करता है क्या? पत्रकार कभी दब के काम करता है क्या? तो फिर आपका आरोप ही गलत है, आपका बहस ही गलत है। फिर मणिपुर पे क्या हुआ? मणिपुर पे तो मोदी जी ने अपनी बात रखी है, अमित शाह जी कितने ने दिनों अपनी बात बाद रखी है, कितने दिनों बाद लगातार वहां पर अपना नहीं, काम कितने कर दिनों रहा है। बाद रखी? अब मैं नहीं की बोल बात रहा। करते हैं, कश्मीर इतने समय से व्यवस्था ही नहीं सुलझी है, उस पर आपका क्या कहना? आपकी पार्टी ने क्या किया वहां पे? कश्मीर के जो हालात है उसकी वजह से देश के हालात इतने खराब हुए हैं। मणिपुर की बात करें, आप पहले कश्मीर पे तो जवाब दें अपना। कश्मीर की हालत, आज कश्मीर में राहुल गांधी जाके जो तिरंगा लहरा रहे वो किसकी देन है? 370 नहीं हटती तो वहां पे जाके के आपकी वो राहुल जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उसका आपने वहां पर जाके फिनिश किया, आपने खत्म की है। वो तिरंगा किस वजह से फहर पाया वो तो पता करो आप पहले जाके। आप कश्मीर की बात पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आप मणिपुर के ऊपर आओ। एक अंग बीमार है और हम दूसरे अंग की बात करते हैं, ये कोई औचित्य नहीं बात का औचित्य नहीं। आप जिस तरीके से अब आपके सवाल हो गए, आप पूछे, कोई दिक्कत। मेरा सवाल तो ये है कि जो राहुल गांधी जी जब आए थे, उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की बात की, युवाओं के रोजगार की बात की, जो जिस तरीके से पिछली सरकार में उन्होंने कैंपेन किया था, एक तरह से कह सकूं कि जो जवान युवा था उसको बता के और बूढ़े से शादी जो है वो राजस्थान की करा दी थी।
तो मेरा ये कहना है कि उसके बारे में आपका क्या कहना है इस बार, ये बताओ आप तो। हम युवाओं को गलत सपना नहीं दिखाते। जिस तरीके से फौज में हमारे शहीद हुए, आज राजस्थान के युवा भी 4 साल के लिए जो युवाओं को आज ये जिस योजनाओं के तहत ले रहे हैं, वो शहीद हुए युवा, उनके लिए क्या है? उन्होंने घर परिवार, एक माँ ने अपना बच्चा कुर्बान कर दिया, शायद वो कुंवारे थे, हो सकता है शादीशुदा भी हो, बच्चे हो, उनका परिवार डिजर्व नहीं करता कि हम उनको कुछ दें, हमारा देश उनको कुछ दे। 4 साल की नौकरी बाद उनको हम कहाँ ले जाएंगे? क्या रोजगार रहेगा उनके लिए? अगर वो गलत हाथों में चले गए, सही हाथों में भी जाए तो उनको कहाँ रोजगार मिलेगा? आज हम देखते हैं हमारे जो फौजी जो रिटायर होते हैं, हम देखते हैं कहीं सिक्योरिटी गार्ड में कहीं रहते हैं, इनको कहाँ ये रोजगार मिलेगा 4 साल की ट्रेनिंग में? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अग्निवीर जो योजना है, मैं इजराइल की बात करता हूँ, डॉट जैसा देश है, देशभक्ति उसके अंदर आप देखो, वहाँ के लोग सेना में ट्रेनिंग लेते हैं, और अभी जब उनके यहाँ पर संकट आया तो हर परिवार से, हर घर, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी को भी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। तो इस तरह का भाव अगर देश के अंदर इस स्कीम के माध्यम से अगर पैदा हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? तो हमें स्कूली शिक्षा में क्यों नहीं डालना चाहिए इसे? किसमें डालना चाहिए? स्कूली शिक्षा में डालो, डालना चाहिए, बिल्कुल केंद्र डालना सरकार चाहिए। है, आप भी स्कूली प्रयास शिक्षा में करें, डालो, आपकी भी राज्य में सरकार है, आप भी करें, केंद्र की सरकार है, वो भी केंद्र करें। सरकार से इस आप तरह का स्कूली सुझाव है तो होगा, अच्छी स्कूल बात में है। डालो ना। स्कूली शिक्षा में भी होना युवाओं में चाहिए, हमारा आएगा, बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ इसमें आना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और देशभक्ति का भाव तो बचपन से होना चाहिए ना, तो हम यही तो कह रहे हैं। आज वो हमारे हिंदुस्तान में तो सभी में कूट कूट के भरा हमारे। बिल्कुल है। आपके सवाल करना चाहते हैं? मैंने पूछ लिया आपसे। ठीक है, समय की अंतिम सीमा है, अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आप बताइए। मेरे मेवाड़ के वासी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि वीर महाराणा प्रताप की वीर भूमि पर आप बसे हैं, यहाँ पर पैदा हुए हैं, और हम सबका सपना है कि हम यहीं इसी मिट्टी में मिलें। उनको ध्यान में रखते हुए, उनके विचारों को, जिस तरीके से महाराणा प्रताप हकीम खां सूरी को साथ लेकर चले, और जब तक हकीम खां सूरी जीवित थे महाराणा प्रताप पे आँच नहीं आने दी। वो शहीद हुए, उसके बाद महाराणा प्रताप मैदान में आए। तो इसी तरीके से प्रेम का, भाव का, भाईचारे का रिश्ता निभाते हुए, प्यार मोहब्बत करते हुए आप 100% मतदान करें। और मतदान करते समय जब स्विच आप दबाएं मतदान का, तो ये ध्यान रखें कि कौन सी पार्टी है जो महाराणा प्रताप का सम्मान करती है, उनके पक्ष में खड़ी है, हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ी है, युवाओं के पक्ष में खड़ी, महिलाओं के पक्ष में खड़ी, खासकर जिस तरीके से मणिपुर का भी हादसा हुआ, महिलाओं के पक्ष में खड़ी है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो यहाँ रोजगार दे रही है? आप उस चीज का ध्यान रखते हुए 100% मतदान करिए, और कांग्रेस को फुल बहुमत से, जिस तरीके से गांधी जी विचारधारा वाली मैंने टोपी लगा रखी है, इसी तरीके से गांधी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान करिए, और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाइए, और अपना योगदान 100% मतदान करिए, आप अवश्य करिए, और आइए जरूर मतदान केंद्र। जी प्रताप जी, क्या मैसेज है? मैं भी आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। महाराणा प्रताप से मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, महाराणा प्रताप का हर व्यक्ति को जहन में रखकर मतदान करना है। और साथ ही ये बात भी हमको ध्यान में रखती है कि महाराणा प्रताप को सम्मान जो है वो कैसे मिला है। संसद के अंदर आदरणीय मोदी जी ने उनकी मूर्ति लगाई है, वहाँ पर भी मिला है। दूसरी चीज़ ये है कि महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं नाथद्वारा से, एक बड़ा सम्मान जो है वो भी है। तो कुल मिलाकर महाराणा प्रताप की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सम्मान के नाम पे आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, तो मैं यहीं से बात लेता हूं। और इसके अलावा महाराणा प्रताप आयोग बनाया है, आयोग बनाया, उसकी घोषणा कब हुई आपको भी ध्यान है, आचार संहिता लगी थी उसके 1 घंटे पहले करके, और वो भेज दिया उन्होंने। तो इसी तरह का काम किया इन लोगों ने। जो आपके 16 यूआईटी थी उसमें इन्होंने अध्यक्ष नहीं बैठा है राजस्थान के अंदर, ट्रस्टी नहीं बैठा, कार्यकर्ता इनका खुद यही पूछ रहे हैं, पर्दे के पीछे इनको सारी चीज पता है, आपका कैमरे पे तो बोलना पड़ता है, लेकिन चलिए आप भी कैमरे बोलिए। नहीं, हम तो बोल रहे हैं, हमने तो कैमरा 15 साल लगातार फेस किया है ना। तो मेरा सभी से कहना है कि माँ भारती के यश को ध्यान में रखकर जो आगामी विधानसभा चुनाव है, जो 25 तारीख के दिन वोटिंग है, उसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और कमल के जो बटन है उसके ऊपर उसको दबाकर और भारतीय जनता पार्टी को विजय जो है वो आप लोग बनाएं। और एक राजस्थान के अंदर जिस तरीके का कुशासन है, चाहे किसानों की बात हो या फिर युवाओं की बात हो, लगातार इनका दमन जो है वो हुआ है, भगवे का दमन लगातार हुआ है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर और भारतीय जनता पार्टी को हर क्षेत्र का व्यक्ति, हर इलाके का व्यक्ति जो है वो अधिक से अधिक मत देकर विजयी बनाए, यही मेरा निवेदन और यही मेरा आग्रह है आपसे हाथ जोड़कर। जय प्रताप, जय मेवाड़। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्थक जिन्होंने अपनी बात कही। टीका टोपी वाले भी आएंगे, हर लालच से आपको लुभाएंगे। 25 नवंबर को मतदान है,
आपके सामने प्रत्याशियों के साथ साथ नोटा भी हैं, किसे भी दबाएं, मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि राजस्थान में 16वीं विधानसभा में किसकी सरकार बनती है। फिर आप उस सरकार को कोस नहीं सकते अगर आपने मतदान नहीं किया, इसलिए मतदान जरूर कीजिए। नमस्कार।